SR मेंशन। इस मेंशन को आज बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। मेंशन के गार्डन में ऊपर व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे, जिसमें हैंगिंग और लाइट्स लगी थी और लंबी लंबी व्हाइट कलर की लाइट थी, जो कि जल रही थी और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही उस मेंशन के एंट्रेंस पर भी बहुत सारे व्हाइट कलर के पर्दे अगल बगल लगे हुए थे। उनके बीच से सारे लोगों के जाने के लिए रास्ता बनाया गया था। वहीं छोटे छोटे से बल्ब लगे थे और आसपास व्हाइट कलर के रोजेस भी लगे हुए थे। उन व्हाइट कलर के रोजेस से उस पूरे गार्डन को डेकोरेट किया गया था। पूरे गार्डन में उस व्हाइट कलर के पर्दे ऊपर आसमान में लगे हुए थे। वो जगह दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और बहुत ज्यादा जगमगा रही थी। वही वहां पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, जिनके हाथ में गिलास थे। किसी में शैंपियन थी, तो किसी में सॉफ्ट ड्रिंक थी। वही एक कोने में ड्रिंकिंग काउंटर बना था, वहां पर कुछ लोग खड़े थे और लगातार ड्रिंक किए जा रहे थे। वहीं दूर शौर्य और देवांशी खड़े थे। देवांशी ने एक स्काई ब्लू कलर का लॉन्ग स्लीव्स वाला गाउन पहना हुआ था। उसके ऊपर छोटे छोटे सितारों वाली कढ़ाई की गई थी और उसकी अपर शोल्डर और स्लीव्स बिल्कुल नेट की थी। वो काम पूरा नेट का था। देवांशी ने अपने बालों को खुला ही छोड़ रखा था और चेहरे पर बिल्कुल हल्का सा मेकअप किया था। होठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई थी। हाथों में भरकर लाल चूड़ियां पहनी थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरती की वहां खड़े लोग मिसाल दे रहे थे। लड़के बस देवांशी को ही घूरे जा रहे थे, जो फेक स्माइल करके लोगों से बात कर रही थी। देवांशी को उन सब लड़कों की नजर महसूस हो रही थी, लेकिन वो उन सबको इग्नोर कर देती है और सबसे बात करने में लग जाती है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है और शौर्य को कस के गले लगाते हुए बोलती है, शौर्य बेबी, आई मिस यू सो मच। मैं 2 दिन के लिए कोलकाता से बाहर चली गई थी, इसलिए तुमसे मिलने फ्लैट पर नहीं आ पाई। लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना। पार्टी खत्म होने के बाद हम फ्लैट पर चले गए और वहां। फिर बोलते बोलते वो चुप हो जाती है और एक नजर देवांशी को देखती है। देवांशी, जो वहां खड़े लोगों से बात कर रही थी, उस लड़की की आवाज सुनकर उसे देखने लगती है। उस लड़की ने बहुत ही छोटी बॉडी ड्रेस पहनी हुई थी, जो लगभग सिर्फ उसके थाइज को भी पूरी तरीके से नहीं कवर कर रही थी। उसने ब्लैक कलर की शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई थी, जो ऑफ शोल्डर थी। उसने गले पर छोटा सा डायमंड नेकलेस बिल्कुल पतला सा पहना हुआ था और अपने बालों को कर्ल करके खुला ही छोड़ा था। चेहरे पर 2.5 किलो का मेकअप पोते शौर्य के बगल में खड़ी थी। शौर्य उस लड़की से दूर होकर देवांशी के करीब आ जाता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटाते हुए उस लड़की को देखते हुए बोलता है, सॉरी बट टुनाइट इज फिक्स्ड विथ माई वाइफ, आई कांट कम विथ यू बिकॉज एवरी नाइट आई कमिटेड टू माई वाइफ। शौर्य की बात सुनकर उस लड़की को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान बरकरार रखे रहती है और बेइज्जती का घूंट पी जाती है। शौर्य की बात सुनकर देवांशी खुद से बोलती है, हाँ हाँ, सारी बातें हमसे ही तो कमेंट करके रखी है, सिर्फ इन्हें हमारा बदन ही तो चाहिए और क्या चाहिए। बस फिर ये जैसे हर वक्त हमारे बदन को नोचते रहते हैं और ये चुड़ैल, इस चुड़ैल को तो हम यहाँ से उठकर बाहर फेंक दे, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी, जिसे वो जल्दी से छुपा लेती है, जैसे ना जाने उसके दिमाग में क्या चल रहा हो। तभी वहां पर बहुत सारे गार्ड्स आकर एक लाइन से खड़े हो जाते हैं। उनको देखकर सब लोग समझ गए थे कि वो गार्ड्स किसके हैं। उन सब गार्ड्स ने एक ही ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उन सब की शर्ट की जेब में ईगल का लोगो बना हुआ था, जिससे सब लोग समझ गए थे कि ये रेदांश ठाकुर के ही गार्ड्स है, जो यहाँ पर आ रहा है। उनको देखकर शौर्य के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वही उस मेंशन के एंट्रेंस पर एक कार आकर रुकती है। उस कार की ड्राइविंग सीट का गेट ओपन होता है, जिसमें से एक शख्स बाहर निकलता है, जो अपने सूट को ठीक करता हुआ दूसरी तरफ आता है और उस साइड का गेट खोलकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अर्चना एक नज़र उसके हाथ को देखती है, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उस कार से बाहर निकल आती है। रेदांश अपने हाथों का एक हुक बनाता है, जिसमें अर्चना अपने हाथ को डाल देती है, क्योंकि इस वक्त वो रेदांश से कुछ बोल तो नहीं सकती थी। उसे वहां बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। सिर्फ बाहर से ही उसे इतनी ज्यादा घबराहट हो रही थी। पता नहीं, जब वो अंदर जाएगी तो उसका क्या हाल होगा, लेकिन उसे देवांशी से भी मिलना था, इसलिए अपनी घबराहट को छुपाकर रेदांश के साथ अंदर चली जाती है। वही शौर्य आराम से देवांशी का हाथ पकड़े वहां पर खड़ा था। मेन एंट्रेंस से रेदांश और अर्चना अंदर आ रहे थे। वही वहां जितने भी लड़के और लड़कियां थी, सबकी नजर उनके ऊपर जाती है।
लड़कियां रेदांश को देखकर आहें भर रही थी, तो वही लड़के अर्चना को एकटक देखे जा रहे थे। जिनकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी अर्चना को एकटक देख रहे थे। वही उन लड़कों की गर्लफ्रेंड रेदांश को देखकर आहें भर रही थी। वो दिखने में इतना हैंडसम जो था। वो अपना एक हाथ अपने उन सिल्वर बालों पर फिराता है, जो कि उसके माथे को चूम रहे थे। हमेशा की तरह सबको इग्नोर करके रेदासम अंदर आ जाता है। शौर्य देवांशी का हाथ पकड़कर उसे रेदांश के सामने ले आता है। रेदांश एकटक देवांशी को देखे जा रहा था। शौर्य उसके आगे हाथ बढ़ाकर बोलता है, वेलकम टू माय मेंशन श्री ठाकुर, हमें लगा नहीं था कि आप हमारे इस मेंशन में पधारेंगे, अपने राइवल की पार्टी में आएंगे। रेदांश अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए बोलता है, अब पार्टी चाहे राइवल की हो या फिर दोस्त की, ठाकुर जब तक नहीं आएगा तो पार्टी में जान कहां से आएगी। वो फुल एटीट्यूड के साथ बोलता है, और अगर हम ना आते तो काम अधूरे रह जाते। देवांशी और अर्चना दोनों रेदांश को कंफ्यूजन से देखने लगती है। वो कभी कभी ऐसी मिस्ट्रीज बातें करता था कि लोगों को समझ में नहीं आती थी। वह सारी बातें उनके ऊपर से निकल जाती थी। शौर्य उसे कुछ बोलता कि तभी वहां पर और कुछ लोग आ जाते हैं और रेदांश और शौर्य से बातें करने लगते हैं। वही अर्चना की नजर देवांशी पर जाती है, जो आज बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अर्चना भी कुछ कम नहीं लग रही थी। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रही थी। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, आप आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ये बोलते हुए अर्चना के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, जैसे वो बहुत पहले से देवांशी को जानती हो। देवांशी उसकी बात पर हल्का मुस्कुरा देती है और अर्चना की तारीफ करते हुए बोलती है, आप भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। ऐसे ही पार्टी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती जा रही थी। वही रेदांश और शौर्य अपने क्लाइंट से बातें कर रहे थे और देवांशी और अर्चना अपने अपने हस्बैंड के साथ शांति से खड़ी थी। वो थोड़ी थोड़ी देर में आपस में बातें कर लेती थी, क्योंकि देवांशी की सेक्रेटरी भी थी, इसलिए उसे भी थोड़ा क्लाइंट से बातें करनी पड़ती थी। रेदांश के हाथ में ड्रिंक थी, जिसे वो गोल गोल घुमा रहा था। उसकी नजरें शौर्य पर टिकी हुई थी, जो थोड़ी थोड़ी देर में अर्चना को देख रहा था। उसे अर्चना से एक अलग ही एहसास आ रहा था, जो एहसास उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो बस उस एहसास को समझने की कोशिश कर रहा था। वही रेदांश की नजर शौर्य से हटकर देवांशी पर पड़ती है, जिसका चेहरा थोड़ा मुरझाया हुआ था। फिर भी वो अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाकर सबसे बातें कर रही थी। तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और देवांशी और अर्चना को देखते हुए बोलता है, मैम, आप लोगों ने उस चैरिटी फंक्शन में बहुत ही अच्छा गाना गाया था। आप लोग गाना इतना अच्छा गाती है, तो आई एम श्योर कि आप लोग डांस भी बहुत अच्छा करती होगी। एक डांस तो बनता है इस पार्टी में 4 चांद लगाने के लिए। फिर वो देवांशी की तरफ देखते हुए बोलता है, मैम, ये तो आपके हस्बैंड की ही पार्टी है, आपको तो इस पार्टी में 4 चांद नहीं लगाने चाहिए। देवांशी और अर्चना दोनों ही अपने अपने हस्बैंड की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अर्चना में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो बिना रेदांश की परमिशन के कुछ कर सके, क्योंकि जो रेदांश ने उसके साथ कल किया था, वो उसके साथ दोबारा भी कर सकता था। कब वो गुस्सा हो जाए, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। वही हाल देवांशी का भी था। उसने जो एक बार शौर्य की कैद से भागने की गलती की थी, उसके बाद वो बिना शौर्य की इजाजत नहीं कुछ कर सकती थी, न ही अपने कमरे से बाहर निकल सकती थी। शौर्य देवांशी को डांस करने के लिए हाँ बोल देता है। वही रेदांश भी अपनी आंखों के इशारे से उसे हाँ बोल देता है। देवांशी और अर्चना स्टेज पर पहुंच जाते हैं। वहां की जितनी भी लाइट थी, सब डिम हो जाती है और उनके ऊपर सारी लाइट फोकस कर दी जाती है। गाना शुरू होता है। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरह तरह शिकस्त ही हुआ। दोनों ही गाने की लिरिक्स गा रही थी। वो दोनों बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही थी गाने के लिरिक्स में, और अपने हाथों को आगे करके थोड़ा सा घुमाती हैं। ये गाना आज उनकी चल रही कंडीशन को बता रहा था। उन्हें यही लगता था कि उनके हस्बैंड को किसी और चीज से नहीं, उनके बदन से मतलब है और किसी चीज से नहीं। वो हमसे प्यार नहीं करते, उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनका शरीर ही चाहिए। गाना आगे बढ़ता है। रजा है क्या तेरी, दिल जहां तबाह किया, सजा भी क्या तेरी, वफा को बेवफा किया, दोबारा जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया, कहां कहां फिरूं मैं ढूंढता। वो दोनों अपने अपने हस्बैंड के पास आ जाती हैं और उनकी गर्दन में हाथ डालकर उनके पास घूमने लगती हैं। फिर उनके पास आकर बिल्कुल झुकने लगती हैं और अपने एक पैर को अपने नी पर टच करती हैं। उनके हस्बैंड उनकी कमर पर हाथ रख लेते हैं।
शौर्य ने देवांशी की कमर पर अपने हाथों को तेज से रखा हुआ था। वो बहुत ही टाइटली देवांशी की कमर को पकड़े हुए था। वही रेदांश ने भी अर्चना की गोरी पतली कमर पर अपने हाथ मजबूती से रखे हुए थे। वो उसकी कमर को हल्का मसल रहा था, जिससे अर्चना को दर्द हो रहा था। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और गाने के साथ फिर से लिरिक्स गाने लगती है। रजा है क्या तेरी, दिल जहां तबाह किया, सजा भी क्या तेरी, वफा को बेवफा किया, दोबारा जिंदगी से यूं मुझे जुदा किया, कहां कहां फिरूं मैं ढूंढता। वो दोनों अपने हाथों को धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ ले जाने लगती है और अपनी गर्दन को गोल गोल करके घुमाती है, जिससे उनके बाल कभी आगे आ रहे थे तो कभी पीछे जा रहे थे। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन वो दोनों अपनी नमी को एक दूसरे के देखने से पहले ही छुपा लेती हैं। वहां जहां तू ही मेरा लिबास है, वहां जहां तेरी ही बस तलाश है, वहां जहां तुझी पे खत्म आस है, वही शुरू वहीं पे दफन जान है। वहां जहां तू ही मेरा लिबास है, वहां जहां तेरी ही बस तलाश है, वहां जहां तुझी पे खत्म आस है, वही शुरू वहीं पे दफन जान है। वही देवांशी नीचे फर्श पर बैठ जाती है और अपने हाथों को ऊपर करके अपने गालों की तरफ ले जाती है और अपने बालों को पकड़ के एक बार फिर से अपनी गर्दन को गोल घुमाने लगती है। वही अर्चना भी देवांशी के जैसे गोल गोल घूम रही थी। वो कभी अपने हाथों को आगे करती, कभी पीछे करती, अपने पैरों को फिराती, तो कभी अपने हाथों और कमर को अदा के साथ हिलाती। देवांशी भी उठ जाती है और अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आने लगती है। दोनों ही अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आ रही थी और अपने हाथों को अदाओं के साथ घूमने लगती हैं। वो कभी अपनी कमर को अदा के साथ घूम रही थी, तो कभी अपने हाथों को दोनों ही अपनी कमर पर रख लेती और उसे गोल गोल करके मूव करने लगती। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरह तरह शिकस्त ही हुआ। गाना खत्म होता है और दोनों वही जमीन पर बैठ जाती हैं। दोनों की सांस गहरी हो गई थी। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। ये गाना उनकी आजकल की कंडीशन पर पूरा सूट कर रहा था। ये गाना उन पर बीती हुई चीजों को बयां कर रहा था। लेकिन ये चीज वहां दूर खड़े उनके हस्बैंड दोनों ही नहीं देखना चाहते थे। वो दोनों वहां से उठ जाती हैं और अपने अपने हस्बैंड की तरफ जाने लगती है। वही वहां जो दो लड़के खड़े थे, वो लड़के दोनों को ही गंदी नजरों से देख रहे थे। एक लड़का जो बार काउंटर पर बैठा था, वो अर्चना की गोरी पतली कमर पर अपनी निगाहें टिकाते हुए बोलता है, यार इसकी कमर कितनी पतली और गोरी है, ये तो बिल्कुल मेरे एक हाथ में ही आ जाएगी। लड़की दिखने में हॉट है और जब इसकी चीखें मेरे नीचे निकलेगी तब तो हॉटनेस की पूरी दुकान लगेगी। वही उसके बगल में खड़ा लड़का उस लड़के से बोलता है, तू पागल हो गया है क्या, क्या बात बोल रहा है, अगर किसी ने सुन लिया तो तुझे यही दफन कर देंगे। रेदांश ठाकुर की बीवी है वो, ठाकुर की ठकुराइन है और ठकुराइन पर कोई नजर उठाएगा ये ठाकुर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपनी जबान को लगाम दे अब, समझा। लेकिन उस लड़के को तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसकी नजर तो बस अर्चना की वो पतली गोरी कमर ही घूम रही थी। उसने इतनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी कि ढंग से चल भी नहीं पा रहा था। चलना तो दूर, वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो अपने दोस्त के सहारे से खड़ा था। ठाकुर हवेली। तारा अभी भी उस किचन की स्लैब के ऊपर लेटी हुई थी और देव उसके ऊपर पूरी तरीके से आ चुका था। वो इंटेंस नजरों से तारा को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा था। तारा उसकी नजरों को महसूस करके उसे जल्दी से धक्का देकर स्लैब से उतर कर जाने लगती है। लेकिन देव उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे एक झटके में अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे तारा की पीठ सीधे उसके खुले चौड़े सीने से टकरा जाती है। तारा की सांस गहरी हो गई थी। वो लंबी लंबी सांस ले रही थी। देव तारा के बालों को आगे कर देता है और उसकी गर्दन पर अपनी चिन रख देता है। वो अपने दोनों हाथों को तारा की कमर में लपेटकर उसे खुद से चिपका लेता है। दोनों एक दूसरे से इस तरीके से चिपके हुए थे कि उनके आसपास से हवा तक निकलने का फासला नहीं था। तारा तो देव में पूरी तरीके से उलझ चुकी थी। वो उसमें देख ही नहीं रही थी। कहाँ देव इतना चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान और कहाँ वो छोटी सी पतली दुबली सी। तारा उसमें पूरी तरीके से उलझ चुकी थी। देव उसकी गर्दन में वैसे ही अपनी चिन रखे हुए बोलता है, ये तुमने क्या कपड़े पहने हुए हैं। तारा को देव की करीबी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो वहां से जाना चाहती थी लेकिन देव की पकड़ उस पर इतनी मजबूत थी कि वो उससे दूर जा ही नहीं पा रही थी। तारा वैसे ही अपनी बढ़ती सांसों को कंट्रोल करते हुए बोलती है, आपको दिख नहीं रहा है, शॉर्ट पैंट और शर्ट पहनी हुई है।
देव उसे अपनी निगाहें छोटी करके देखते हुए बोलता है, हाँ वो तो हमें दिख रहा है, पर ये कपड़े क्यों पहने हैं तुमने? आइंदा से ऐसे कपड़े पहने हमें बिल्कुल भी मत दिखना और आइंदा से साड़ी पहन के यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। तारा वैसे ही उससे बोलती है, क्यों क्यों हम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे साड़ी पहन के? वो अपनी गर्दन टेढ़ी करके देख रही थी। देव के चेहरे पर कोई भी इमोशंस नहीं थे। वो उसे वैसे ही देखते हुए बोलती हैं, आप लोगों को क्या दिक्कत है हमारे साड़ी पहनने से? इतनी अच्छी तो लगती है हमारे ऊपर, सब बोल रहे थे हम उसमें बहुत ही सुंदर लगते हैं और उस पर कितने हॉट भी तो लगते होंगे। आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि आपकी स्टूडेंट साड़ी पहनने पर हॉट लगती है, लेकिन आप है कि बोल रहे हैं कि हम साड़ी ना पहने। आर्यन भी बोल रहा था कि हम साड़ी ना पहन कर आए। आप लोगों को दिक्कत क्या है हमारी साड़ी पहनने से? इतना अच्छा कपड़े हैं साड़ी और सब लोग तो साड़ी पहनते हैं और साड़ी में ही तो आपको पता चलता है कि हम इंडियन हैं और वह वेस्टर्न का कोट पहनने में वो फील कहाँ आती है जो साड़ी पहनने पर आती है। वो लगातार बस अपनी साड़ी की तारीफ ही किए जा रही थी। देव का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। वो वैसे ही बोलता है, हमने बोल दिया ना, साड़ी नहीं पहन कर जाओगी यूनिवर्सिटी, मतलब नहीं पहन के जाओगी। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि तारा भी डर जाती है। देव की पकड़ उसकी कमर पर कसती जा रही थी, जिससे तारा की आंख से आंसू निकल आते हैं। देव उसे वैसे ही कस के पकड़े हुए बोलता है, बोलो, नहीं पहन कर जाओगी ना साड़ी? तारा अपनी गर्दन हवा में हिला देती है। वो उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोलता है, जान, वर्ड्स, हमें वर्ड्स सुनना है। तारा अपनी अटकती हुई आवाज में बोलती है, हाँ हाँ, हम नहीं पहन के जाएंगे साड़ी। उससे ढंग से बोला ही नहीं जा रहा था। एक तो देव की करीबी उसे सांस न लेने पर मजबूर कर रही थी और ऊपर से देव के इतने डरावने शब्द और उसकी टाइट पकड़, तारा की तो आवाज नहीं निकल रही थी। देव उसकी कमर को छोड़कर अपने हाथ धीरे धीरे करके ऊपर लाने लगता है। देव के हाथ उसके पेट से होते हुए तारा के सीने पर आ जाते हैं। वो तारा के सीने से होते हुए ऊपर की तरफ आने लगता है। देव के हाथ अब तारा के कंधे पर थे। वो तारा की उसे व्हाइट शर्ट को उसके दोनों कंधों से नीचे खिसका देता है। तारा के गोरे कंधे साफ दिख रहे थे और उस पर उसकी वो ब्लैक इनरवियर की पतली पट्टियां दिख रही थी। स्लैब से चॉकलेट सिर्फ उठाकर तारा के एक कंधे पर डाल देता है और फिर उस पर अपने होठों को रखकर अपनी टंग बाहर निकाल कर लिक करने लगता है। वो चॉकलेट सिर्फ फिसलता हुआ एक बार फिर तारा की क्लीवेज के पास आ जाता है। तारा की जो धड़कनें बढ़ रही थी वो और तेजी से बढ़ने लगती हैं। वो फुल स्पीड से चल रही थी, जैसे अभी उसका दिल बाहर निकाल कर आ जाएगा। धीरे धीरे करके तारा की गर्दन पर आता है और उस चॉकलेट सिर्फ को लिक करने लगता है। वो एक झटके में तारा को पलट देता है, फिर उसे थोड़ा सा लिफ्ट करता है। तारा उसकी कमर पर अपने दोनों टांगे लपेट लेती है और उसके हाथ देव के बालों में एक बार फिर से उलझ जाते हैं। उसके हाथ अपने आप ही देव के बालों में चलने लगते हैं। देव अपना चेहरा तारा की गर्दन में छुपा देता है और अपनी टंग से उस चॉकलेट सिर्फ को लिक करने लगता है। वो उस चॉकलेट सिर्फ को लिक करते हुए अपनी टंग एक बार फिर तारा की क्लीवेज पर ले आता है। तारा गहरी आहें भरने लगती है। वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। देव एक बार फिर अपनी टंग पूरी तरीके से उसके क्लीवेज पर रख देता है और गोल गोल घुमाने लगता है। वो अपनी टंग को तारा की क्लीवेज के पास घुमा रहा था और उस सारे चॉकलेट सिर्फ को लिक कर रहा था। तारा उसकी इस हरकत पर मदहोश हो रही थी। वो मदहोश नहीं होना चाहती थी, लेकिन देव की इन हरकतों ने उसे मदहोश होने पर मजबूर कर दिया था। अब वो पूरी तरीके से मदहोश हो गई थी। उसके हाथ देव के बालों में उलझ गए थे। उसकी उंगलियां देव के बालों में उलझी, उसके बालों में चल रही थी। देव अपना चेहरा उसके क्लीवेज से बाहर निकाल कर तारा को देखते हुए मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, ये चॉकलेट सिर्फ तो पहले से भी बहुत ज्यादा टेस्टी हो गया और मीठा भी। देव तारा को उस स्लैब पर एक बार फिर बैठा देता है और उसकी तरफ झुकने लगता है। तारा के हाथ अभी भी देव के बालों पर अटके हुए थे। देव उसकी गर्दन पर अपने होठों को रखकर उस पर किस करने लगता है। उसके हाथ तारा की शर्ट के अंदर उसके पेट पर चल रहे थे। वो लगातार अपने हाथों को तारा की शर्ट के अंदर चलाए जा रहा था। तारा की आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं, जिसमें एक लड़की एक लड़के की बाहों में थी और दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे और एक दूसरे पर प्यार लुटा रहे थे। वो दोनों चादर में लिपटे हुए एक दूसरे पर बस प्यार बरसाए जा रहे थे। उन दोनों के चेहरे तो साफ नहीं दिख रहे थे, बस उन दोनों के कुछ वो लम्हे ही उसे दिख रहे थे। उन यादों को याद करते हुए तारा की सांसें बिल्कुल गहरी हो जाती है। उसका चेहरा
उसका पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। वो पूरी पसीने में भीगी हुई थी। वो अपनी बंद आंखों को एकदम से खोल लेती है और अचानक ही देव को धक्का दे देती है, जिससे वो गिरते गिरते बचता है। देव उसे कंफ्यूजन में देखने लगता है। तारा उसे खुद से दूर करके खड़ी हो जाती है और हकलाते हुए बोलती है, प्रोफेसर प्रोफेसर, ये गलत है, आप गलत कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, गलत है ये सब, दूर रहिए आप हमसे, हमारे करीब नहीं आइए, दूर रहिए। वो बस बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। देव बस कंफ्यूजन में उसे देखने लगता है। वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो लगातार भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है और कस के गेट बंद करके अपने बेड पर पेट के बल लेट जाती है और रोने लगती है। उसने अपना चेहरा तकिए के अंदर छुपाया हुआ था। उसके वो आंसू उस तकिए में मिल रहे थे। वही देव किचन में खड़ा एक तक ऊपर की तरफ देख रहा था, जहां से अभी तारा गई थी। उसकी आंखों में कुछ था जो समझ में नहीं आ रहा था। कुछ अलग था, जुनून था या फिर कुछ और कुछ तो था उसकी आंखों में। आज वो आंखें खाली नहीं थी। आज वो तारा को अपने प्यार में पूरी तरीके से बसाना चाहता था। सुबह का वक्त, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अर्चना सबको आलू के पराठे सर्व कर रही थी। देव आलू के पराठे देखकर उन पर टूट पड़ता है और आलू के पराठे को खाने लगता है। वो बहुत जल्दी जल्दी खा रहा था। जो इंसान आज तक हमेशा मेहनत के साथ तमीज से खाना हो या नाश्ता, हर चीज तमीज से खाता था। हर काम उसके लिए परफेक्ट करना रहता था। वही जब से अर्चना आई थी, उसके हाथों का इतना टेस्टी खाना खाकर उसे सब्र ही नहीं होता था। वो बस जल्दी जल्दी सारा खाना खाता था, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खा सके। अर्चना तारा को भी एक आलू का पराठा देती है, क्योंकि तारा ज्यादा आलू के पराठे नहीं खाती थी। उसे आलू के पराठे कम ही पसंद है। तारा को एक निवाला अपने मुंह पर डालते ही उसे अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। वो जल्दी से वहां से उठ जाती है और अपने कमरे की तरफ भाग जाती है। अर्चना, जो अभी अभी बैठी ही थी, तारा को ऐसे भागते देखकर उसे कुछ भी नहीं समझ में नहीं आता। वो तारा के लिए परेशान होने लगती है और खुद भी तारा के पीछे पीछे जाने लगती है। देव, जो आराम से बैठे नाश्ता कर रहा था, तारा को ऐसे ऊपर की तरफ भागता देखकर वो भी जल्दी से उठ जाता है और जाने लगता है। वहां उदय ठाकुर भी थोड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन एक वेदांश चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था, जैसे उसे आसपास का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। वो बिल्कुल एक रोबोट की तरह बैठा हुआ था, जिसे जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया, वो उतना ही कर रहा हो। जैसे उसका अभी का कमांड हो कि उसे सिर्फ नाश्ता करना है, तो वो अपना नाश्ता ही कर रहा है। अर्चना तारा के पीछे पीछे आती है। तारा तब तक बाथरूम के अंदर जा चुकी थी और बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन पर उल्टियां कर रही थी। उसे बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही थी। तारा ने अंदर से गेट बंद किया हुआ था, जिससे अर्चना बाथरूम के अंदर नहीं जा पा रही थी। वो बाहर से ही बाथरूम का गेट बजाते हुए बोलती है, बिट्टू बिट्टू, तुम ठीक हो ना? क्या हुआ है बिट्टू, बताओ क्या हुआ है तुम्हें? तारा अभी भी उल्टियां कर रही थी। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम का दरवाजा खोलती है और अपने हाथ में एक टॉवल लिए अपने चेहरे को साफ कर रही थी। अर्चना जल्दी से उसे पकड़कर वही बेड पर बैठा देती है और खुद उसके बगल में बैठकर उससे पूछती है, क्या हुआ बिट्टू, हमें ऐसे लग रहा था तुम्हें उल्टियां हो रही है, क्या हुआ है? तारा अर्चना की गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है और धीरे से बोलता है, दीदी हमें नहीं पता, हमें सुबह से उल्टियां हो रही है। ये चौथी बार है जो हमें उल्टी हुई है। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि हमें उल्टियां क्यों हो रही है। हमें अपने पेट में भी दर्द हो रहा है, अजीब सा लग रहा है हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अर्चना अपना हाथ तारा के सर पर चलाते हुए प्यार से बोलती है, हम अभी चलते हैं, तुम्हें डॉक्टर को दिखा देते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमने डॉक्टर को बुला लिया है। उनके कानों पर वेदांश की आवाज पड़ती है, जो गेट में टिकर खड़ा था। उसने अपने दोनों हाथों को अपनी जेब में डाला हुआ था और अपने पैरों को क्रॉस करके खड़ा हुआ था। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां आ जाती है और तारा को बेड पर लेटने को बोलती है। तारा बेड पर लेट जाती है। डॉक्टर सबको उस रूम से बाहर जाने का बोल देती है। अर्चना बाहर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर के बार बार बोलने पर वो बाहर चली जाती है। डॉक्टर तारा के पास आकर बैठ जाती है और उसको चेक करने लगती है। रूम के बाहर अर्चना इधर से उधर टहल रही थी। उसे तारा की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक तारा को क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद तारा के रूम का दरवाजा खुलता है। अर्चना जल्दी से डॉक्टर के पास आकर उससे पूछती है, डॉक्टर, तारा को क्या हुआ है? वो ठीक तो है ना? उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। डॉक्टर अर्चना को देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, वो बिल्कुल ठीक है, बस इन केसेस में ऐसी चीज होती ही रहती है, कभी वॉमिटिंग, कभी मूड स्विंग्स या फिर कभी अलग फील होना, कभी खट्टे खाने को मन होना, ऐसा होता रहता है। कोई भी डॉक्टर की बात सही से समझ नहीं पा रहा था। देव डॉक्टर के पास आकर उन्हें देखते हुए बोलता है, डॉक्टर, आप सीधा सीधा बताओ कि उसे हुआ क्या है, क्यों घुमा फिरा कर बात कर रही हैं? डॉक्टर देव को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पापा बनने वाले हैं। शी इज प्रेग्नेंट, 1 मंथ प्रेग्नेंट है वो, और आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। वो थोड़ी वीक है, इसलिए आपको उनका पूरी तरीके से प्रॉपर ख्याल रखना पड़ेगा और उन्हें अभी किसी चीज का स्ट्रेस नहीं देना है। आपको और उनकी पूरी देखभाल करनी है, उन्हें कुछ भी काम नहीं करने देना है। डॉक्टर की बात सुनकर तो सबको शौक लग जाता है। देव बिल्कुल बुद्ध बन के खड़ा था। वही अर्चना और बाकी सब का भी यही हाल था। अर्चना बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी। अर्चना डॉक्टर को साइड करके सीधे अंदर चली जाती है, जहां तारा बेड पर लेटी हुई थी और उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके वो आंसू तकिए में मिल रहे थे। डॉक्टर की बात सुनने के बाद देव अभी भी वही सुन्न खड़ा था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वेदांश उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। उदय ठाकुर अभी भी वही अपनी छड़ी को पकड़े खड़े हुए थे। वेदांश देव को पकड़कर उसे उसके कमरे में लेकर आता है और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेता है। देव को समझ में नहीं आ रहा था कि वेदांश उसे ऐसे क्यों लेकर आया है। वेदांश देव के सामने बिल्कुल उसके करीब खड़ा होकर अपनी जेब में अपने दोनों हाथों को डालकर उसे बोलता है, आपने क्या किया है तारा के साथ? देव वेदांश को देखते हुए बोलता है, भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? हम क्यों करेंगे तारा के साथ कुछ? वो हमारी स्टूडेंट है, तो हम क्यों करेंगे उसके साथ कुछ? वेदांश देव को देखते हुए बोलता है, कल आप ही के साथ तो तारा को छोड़कर गए थे ना? आपने क्या किया उसके साथ? जल्दी बताएं। देव गहरी सांस लेकर उसे बोलता है, भाई, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक ही रात में कोई ऐसे प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। हाँ, पर हम भाभी और भाभी के घर वालों की इज्जत रखने के लिए उससे शादी कर सकते हैं और उसके उस बच्चे को अपना नाम भी दे सकते हैं। वेदांश देव को अपनी ग्रे एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन वाली आंखों को छोटी करके घूरने लगता है। वो उसे देखते हुए बोलता है, देव, हमसे झूठ मत बोलिए, आपकी आदतें हम अच्छे से जानते हैं। बताइए आपने क्या किया है तारा के साथ? देव वेदांश के सामने पप्पी फेस बनाते हुए बोलता है, भाई, आपको अपने भाई पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हम बोल रहे हैं, हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। हम क्यों करेंगे उसके साथ कुछ? वेदांश उसे देखते हुए बोलता है, ठीक है, फिर हम कल की किचन की फोटोज और पूरे हॉल की, इनफैक्ट पूरी हवेली की सीसीटीवी फुटेज निकाल कर देख लेते हैं कि आपने तारा के साथ क्या किया है और क्या नहीं किया है। देव वेदांश को देखते हुए बोलता है, भाई, आप हमें धमकी दे रहे हैं? अच्छा ठीक है, फाइन, हाँ, किया है हमने उसके साथ। कुछ हुआ है हमारे बीच में, कुछ कुछ, पर वो नहीं हुआ है हमारे बीच में। सब ऊपर ऊपर वाला हुआ है, लेकिन वो नहीं हुआ है कल रात हमारे बीच में, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाए। मतलब कल रात नहीं, पहले आपके और तारा के बीच में कुछ हुआ है? वेदांश फिर से उससे सवाल करता है। नहीं भाई, हमारे और तारा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हाँ, पर हम उससे शादी कर सकते हैं। अच्छी लगती है हमें, पसंद करने लगे हैं हम उसे, और आप अपने भाई की पसंद को तो ना करेंगे नहीं? आपने हमेशा हमारी पसंद का ख्याल रखा है। भाई, हमें जो चाहिए आपने हमेशा हमें वो ला कर दिया है। हमें तारा पसंद है, पसंद आ गई है हमें वो, हम उसे अपने पास रखना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं हम उससे। वेदांश देव के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोलता है, देव, आप पागल हो गए हैं क्या? वो कोई खिलौना नहीं है जिसे आप अपने पास रख लेंगे। इंसान है वो, उसकी फीलिंग्स होती है, आपकी तरह उसकी भी फीलिंग्स है। हम कैसे उसे आपके पास ले आए? देव अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलता है, नहीं भाई, हमें वो चाहिए, हमें वो किसी भी कीमत पर चाहिए। आप हमेशा हमारी ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, बस ये हमारी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दे। हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। बस हमारी उससे शादी कर दो भाई, पसंद है वो हमें और हम उसके बच्चे को भी अपना नाम देने के लिए तैयार है।
प्लीज भाई कर दो हमारी शादी। वेदांश उसे देखकर बोलता है, देव हमारे सामने ये नौटंकी करना बंद करो, हमें अच्छे से पता है आपने तारा के साथ कुछ किया है ना आपने तारा के साथ, वही सब जो आप बाकी लड़कियों के साथ करते हैं। शायद आप उसे दवा देना भूल गए और इसलिए आप तारा से शादी कर रहे हैं ना, वो बच्चा आपका है ना। वेदांश की बात सुनकर देव थोड़ा शॉक हो जाता है। फिर उसे शौकंग एक्सप्रेशंस के साथ देखते हुए बोलता है, भाई आप ये क्या बोल रहे हैं, हमने आपसे पहले भी कहा है, हमने नहीं किया है उसके साथ ऐसा। माना हम प्लेबॉय है, हमने बहुत सारी लड़कियों के साथ वन नाइट स्टैंड किया है, पर हमने उसके साथ वो सब नहीं किया है। वो अगर उसके साथ किया होता ना हमने आपको बताते ना, वो हमारी वन नाइट स्टैंड गर्ल नहीं है, पर वो हमें पसंद है। वेदांश अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरते हुए बोलता है, हमें अभी भी आपकी बात पर यकीन तो नहीं हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं आपकी बात पर यकीन करने की। अगर हमें पता चला कि आपने हमसे झूठ बोला और आपने ही तारा के साथ वो सब कुछ किया है, तब हम खुद आपकी शादी तारा से करेंगे। पर जो कि आप तारा को पसंद करते हैं, तब भी हम आपकी शादी तारा से कर देंगे। ठीक है, अब खुश हो जाए और यह पप्पी फेस बनाना बंद कीजिए। आप जानते हैं आपके भाई का दिल इतनी जल्दी नहीं पिघलने वाला है, तो ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि हमारा दिल पिघलने की जगह आप पर गुस्सा करने के लिए तैयार हो जाता है। देव उसे देखते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, आपका दिल पत्थर, आपके दिल में फीलिंग ही कहाँ है। वो उसे देखते हुए बोलता है। वेदांश बिना उसे कुछ बोले सीधे उसके कमरे से बाहर चला जाता है। वेदांश के जाने के बाद देव अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने कुछ सीन्स चलने लगते हैं, जिसे देखकर देव के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, जान अब तुम सिर्फ हमारी हो, सिर्फ हमारे पास ही रहोगी, हमारे अलावा कहीं नहीं जा पाओगी। बोला था ना हमने कि तुम्हें हमारे पास ही आना है। हमारा वजूद हो तुम और देव ठाकुर का वजूद देव ठाकुर से दूर नहीं जा सकता, तुम्हें हमारे पास आना ही पड़ेगा। बोलकर उसके चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल छा जाती है। वहीं दूसरी तरफ तारा का कमरा। तारा अभी भी लगातार रोए जा रही थी। अर्चना उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। तारा ने अपना सर अर्चना की गोद में रखा हुआ था और उसकी कमर के चारों ओर उसने अपने हाथों का घेरा बनाया हुआ था। उसने कस के अर्चना की कमर को पकड़ा हुआ था। वो लगातार रोए जा रही थी। अर्चना तारा के सर पर अपना हाथ धीरे धीरे प्यार से चला रही थी और उसके सर को सहला रही थी। वो उससे प्यार से बोलती है, बिट्टू पहले आप रोना बंद करिए और हमें बताइए ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। तारा रोते हुए बोलती है, दीदी वो हम मेघा और अपने कुछ दोस्तों के साथ क्लब गए थे। वही क्लब में बहुत शोर हो रहा था। हम में से कोई भी ड्रिंक नहीं करता था। हम सब ने फ्रेश जूस ऑर्डर किया था और हम लोग फ्रेश जूस पी रहे थे और बस सॉफ्ट ड्रिंक पी थी। पता नहीं अचानक से हमारा सर भारी होने लगा। हम अपने दोस्तों से बोलकर वॉशरूम चले गए। हमारा सर धीरे धीरे करके भारी हो रहा था। हमें सामने का कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हमें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। हम कुछ भी ढंग से देख नहीं पा रहे थे। हम वॉशरूम के अंदर जाकर खुद को ढंग से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुद को भी ठीक से नहीं देख पा रहे थे। हम बार बार अपने गालों में धीरे से मार रहे थे और पानी के छींटे भी अपने गालों पर डाल रहे थे, आंखों पर, लेकिन हमें कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वहां वॉशरूम के अंदर कोई लड़का आ जाता है और हमें जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। हम उस लड़के का चेहरा तो नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो लड़का जबरदस्ती हमें अपने साथ ले जा रहा था। हम उससे खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे खुद को छुड़ाया और उसको पेट में एक जोरदार लात अपनी पूरी ताकत लगाकर मार दी और वहां से हम भागकर जाने लगे। तभी हम लड़खड़ा के एक कमरे के अंदर गिर गए। उसका कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जिस वजह से हम उसके अंदर गिर गए थे। वहां पर एक आदमी बैठा था। हमें वो अंधेरे में क्लियर तो नहीं दिख रहा था, वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था, लेकिन उस लड़के से बचने के चक्कर में उस कमरे के अंदर चले गए। उसके आगे का हमें कुछ भी नहीं याद है। जब सुबह हम उठे तो हमारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हम वहां बोलते बोलते वो रोने लगती है। वो लगातार फिर से रोए जा रही थी। उसकी आंखों से फिर आंसू की धाराएं बहने लगती हैं। दीदी हमें कुछ भी याद नहीं है। हमने बहुत याद करने की कोशिश की कि वो लड़का कौन है वो आदमी, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, बल्कि हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। हमें अभी तक उस लड़के का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। उस आदमी का चेहरा तक नहीं याद आ रहा।
न ही उस लड़के का चेहरा। हमारे साथ उस रात क्या हुआ, किसने हमारे साथ वो सब कुछ किया था, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा। हम जैसे तैसे वहां से हॉस्टल पहुंचे, फिर हम यूनिवर्सिटी भी नहीं गए कुछ दिन। हमें अजीब सी फीलिंग आ रही थी, हमें बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर हमने मम्मी के पास फोन लगाया था, आपको पूछने के लिए। हमें पता चला कि आपकी शादी हो गई है और आप यही कोलकाता में हैं, इसलिए हम आपसे मिलने आ गए। पर हमें यह नहीं पता था कि हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, उसे इंसान का बच्चा हमारे टमी में आ जाएगा। अर्चना तारा को शांत करवाते हुए बोलती है, बिट्टू शांत हो जाओ और तुम हमें ये बताओ, क्या तुम ये बच्चा रखना चाहती हो या फिर अबॉर्शन करवाना चाहती हो। तारा जल्दी से उठकर बैठ जाती है। अबॉर्शन के नाम से ही उसे डर लगने लगा था। उसके हाथ उसके पेट पर खुद ब खुद ही चले जाते हैं। वो अपने पेट को देखते हुए बोलती है, नहीं दीदी, हम अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। इसमें इस नन्ही से जान की क्या गलती, इसमें इसका क्या कसूर है। इसे तो ये भी नहीं पता कि हमारे साथ जबरदस्ती हुई है और ये हमारी टमी में आ गया। इसमें इसकी गलती नहीं है। हम अब अबॉर्शन नहीं करवाएंगे। हम इस बच्चे को पैदा करेंगे और इस बच्चे के बाप को ढूंढ लेंगे। कौन है इस बच्चे का बाप। बोलते हुए भी तारा की आंखों में आंसू गए। वो लगातार रोए जा रही थी। अर्चना जल्दी से तारा को अपने गले लगा लेती है। वो उसे रोने दे रही थी। वो उससे कुछ भी नहीं पूछती है। वही तारा के रूम के बाहर कोई था, जिसकी अबॉर्शन सुनकर ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वो गुस्से में उस कमरे से बाहर ही चला गया था। उसने आगे की तारा की कोई भी बात नहीं सुनी थी। SR एंटरप्राइजेस। शौर्य अपनी उस 10 मंजिला बिल्डिंग में वो तीसरी मंजिल में अपने केबिन पर बैठा हुआ था। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रहा था। वो अपने लैपटॉप पर अपनी उंगलियां लगातार चलाए जा रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है, जो बड़ी अदाओं के साथ शौर्य की तरफ ही बढ़ रही थी। लेकिन शौर्य उस लड़की को एक नजर भी नहीं देखता और अपने काम में ही बिजी रहता है। वो लड़की बिल्कुल शौर्य के करीब आ जाती है और उसके कंधे पर अपना एक हाथ रख उसकी तरफ झुकने लगती है। तभी शौर्य की केबिन का दरवाजा खुलता है और देवांशी अंदर आती है। उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो उस लड़की को देखकर बिल्कुल इग्नोर कर देती है, जैसे वो लड़की वहां है ही नहीं। वो लड़की वहां आया ही नहीं, कोई है नहीं वहां पर। वो उस लड़की को बिल्कुल इस तरीके से इग्नोर करती है। देवांशी शौर्य की तरफ एक फाइल बड़ा कर देते हुए बोलती है, सर, ये फाइल हमने आज की कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेजेंटेशन रेडी कर दी है, आप एक बार चेक कर लीजिए। शौर्य देवांशी के हाथ से वो फाइल ले लेता है और उसे चेक करने लगता है। वो खड़े होकर बोलता है, फेबुलस प्रेजेंटेशन, तुमने बहुत अच्छी तैयार की है। देवांशी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इतने टाइम बाद आज शौर्य ने उसकी तारीफ की है। देवांशी मुस्कुराते हुए बोलती है, क्लाइंट्स आ गए हैं, हमने उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा दिया है, सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं, चलिए। देवांशी शौर्य को हमेशा ऑफिस में सर ही बोलती थी, क्योंकि शौर्य ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया था कि वो उसे ऑफिस में हाँ भी नहीं बोलेगी। ऑफिस में उनका रिश्ता एक एम्प्लॉय और बॉस वाला है। घर में उनका रिश्ता हस्बैंड वाइफ वाला है और बाहर भी, लेकिन ऑफिस में वो दोनों हमेशा बॉस और एम्प्लॉय की ही तरह रहेंगे। शौर्य और देवांशी उस केबिन से बाहर निकल जाते हैं। उन्होंने उस लड़की को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था। वो लड़की गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और जलती नजरों से उस केबिन को देखने लगती है। वो गुस्से से बोलती है, शौर्य रंधावा, तुम बहुत पूछताओगे, तुमने मुझे पूर्वी को इग्नोर किया है ना, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। वो वही उसके केबिन में रखी टेबल के ड्रॉवर को खोलने लगती है। वो बार बार सारे ड्रॉवर खोल रही थी और कुछ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वो नहीं मिल रहा था। वो वहां रखी उन सारी फाइल्स को भी चेक करती है, लेकिन उन फाइल्स में भी उसे कुछ खास नहीं रहा था। वो वहां से दूसरी तरफ चली जाती है। वहां एक छोटी सी टेबल थी, जिसमें सिर्फ 2 ही ड्रॉवर थी। वो उन ड्रॉवर को जैसे ही खोलने जाती है, उसे किसी की आहट सुनाई देती है। वो चुपचाप जाकर सीधे वहां रखे सोफे पर बैठ जाती है। तभी केबिन का गेट खुलता है और नील अंदर आता है। वो उस लड़की को देखते हुए बोलता है, मिस पूर्वी, आपको इस केबिन से बाहर जाने को बोला है। सर ने बोला है कि जब तक वो नहीं आ जाते, उनके केबिन में कोई भी नहीं आ सकता, और जो कि आप उनके केबिन में बैठी हैं तो आपको भी उनके केबिन से बाहर जाना पड़ेगा। एक अंधेरा कमरा। वहां बहुत ज्यादा अंधेरा था। सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक पीली डिम लाइट जल रही थी, जो उस पूरे कमरे में रोशनी फैला रही थी। वो कमरा बहुत बड़ा था, जिसमें वो पीली लाइट भी काम नहीं कर रही थी। उस कमरे के एक कोने में हल्की रोशनी थी, वरना दूसरे कोने में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था।
इस कमरे के उस अंधेरे कोने में एक लड़का लगातार पंचिंग बैग को मारे जा रहा था। उस लड़के के बाल उसके पूरे माथे पर बिखरे हुए थे। उसने ब्लैक लोअर पहना हुआ था। उसकी अपर बॉडी पर एक कपड़ा भी नहीं था। उसके बदन से लगातार पसीना निकल रहा था। वो पूरे पसीने से भीगा हुआ था। फिर भी वो उस पंचिंग बैग पर लगातार मारे जा रहा था। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने अंधेरे की वजह से उस लड़के का चेहरा तो नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन उसे देखकर यही लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो लगातार उस पंचिंग बैग को मारे जा रहा था। अब उस पंचिंग बैग पर खून के धब्बे दिख रहे थे, लेकिन उस लड़के के हाथ को देखकर लग नहीं रहा था कि उसके हाथों से वो खून निकल रहा है। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि उस पंचिंग बैग में कोई इंसान है, जिससे वो लगातार मारे जा रहा था। वो खून उस इंसान के बदन से निकल रहा था। वो लड़का एक जोरदार मुक्का फिर से उस पंचिंग बैग पर मारता है। उस पंचिंग बैग से अब खून नीचे जमीन पर टपक रहा था। धीरे धीरे करके उस पंचिंग बैग में से नीचे फर्श पर खून गिर रहा था। तभी एक जोरदार चीख उस कमरे में गूंज जाती है। वो लड़का गुस्से में उस पंचिंग बैग को पकड़ लेता है और उसे कस के दबाने लगता है। वो गुस्से से बोलता है, डार्लिंग, अगर ये अबॉर्शन का ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया तो हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे। हम पूरी दुनिया जलाकर राख कर देंगे, तबाह कर देंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। बोलते हुए उस लड़के की आंखें बहुत ही ज्यादा लाल थी। उस कमरे में कहीं से रोशनी आने की भी जगह नहीं थी। उस कमरे में ना ही कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान था। सिर्फ और सिर्फ उस कमरे में एक वही पीला बल्ब लगा हुआ था, जो सिर्फ उस कमरे के आधे हिस्से को ही रोशन कर रहा था और आधे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था। SR एंटरप्राइजेस। शौर्य और देवांशी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर जाते हैं। उस रूम के अंदर पहले से ही क्लाइंट्स आकर बैठे हुए थे और उनका ही इंतजार कर रहे थे। शौर्य जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और देवांशी अपनी पोजीशन में खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर में वहां पर सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और एक फॉक्स दीवार की तरफ दिखता है। वो प्रोजेक्ट में कुछ इमेज दिखा रही थी और उन्हें उसे प्रोजेक्ट के बारे में समझा रही थी। वो बहुत सारी इमेज उन सबको दिखाती है और उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में समझाती है। वही उस कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे एक आदमी की नज़र देवांशी की गौरी टांगों पर पड़ती है। देवांशी ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर की लूज शॉर्ट और नेवी ब्लू टॉप पहनी हुई थी। ऊपर से उसने 28 तक आता कोट डाला हुआ था और अपने बालों को खुला ही छोड़ा था। हल्के से मेकअप में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वही उस आदमी की नज़र लगातार देवांशी की उन गौरी टांगों पर ही थी। देवांशी को भी किसी की नजरें खुद पर महसूस होती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगती हैं। शौर्य तो बस एक तक उस प्रोजेक्ट को ही देखे जा रहा था। उसे आसपास का होश ही नहीं था कि कौन क्या कर रहा है। करीब आधे घंटे तक उस कमरे की लाइट बंद रहती है। आधे घंटे के बाद उस रूम की लाइट्स ऑन होती है और देवांशी थाज़ाइटी बोलकर उस प्रेजेंटेशन को वही खत्म कर देती है। वो लगातार आधे घंटे से बोले ही जा रही थी। वो जाकर शौर्य के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। वो वहां रखे पानी को पीने लगती है, क्योंकि आधे घंटे तक बोलने की वजह से उसका गला पूरी तरीके से सूख गया था। वो पानी पीने के बाद सामने बैठे क्लाइंट्स को देखती है, जो मुस्कुराते हुए शौर्य को देख रहे थे। वो उनसे बोलते हैं, मिस्टर रंधावा, प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है और ये प्रोजेक्ट भी काफी फायदे का है हमारे लिए। हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ये सुनकर देवांशी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि देवांशी ने लगातार कल पूरी रात जागकर इस प्रेजेंटेशन को बनाया था। उसकी हालत ठीक नहीं थी, तब भी वो पूरी रात जगी थी इस प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए। उसकी ये मेहनत आज रंग ला रही थी। क्लाइंट्स को वो प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा पसंद आया था। शौर्य उस क्लाइंट से बात करने लगता है। वही एक दूसरा क्लाइंट था, जिसकी नज़र अभी भी लगातार देवांशी पर थी। उसकी नज़र अब देवांशी के रसीले चेरी जैसे होठों पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने होठों पर बाइट कर लेता है। वो देवांशी को घूरे ही जा रहा था। उसकी आंखों में देवांशी के लिए हवस साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद शौर्य उस क्लाइंट को लेकर अपने केबिन की तरफ जाने लगता है और बाकी क्लाइंट्स भी शौर्य के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। देवांशी भी अपनी जगह से उठकर शौर्य के पीछे जाने लगती है। तभी उसे अपने हाथों पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस होती है। वो अपनी गर्दन घुमाकर देखती है, जहां एक फॉरेनर देवांशी का हाथ पकड़े हुए था। वो उसे अपनी हवस भरी नजरों से देख रहा था। एक झटके में देवांशी को अपने करीब खींच लेता है और उसके ब्लेजर को खिसकाकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। वो उसे किस करने लगता है।
देवांशी उस लड़के को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो लगातार उस आदमी के सीने पर अपने हाथों को मारे जा रही थी, लेकिन वो आदमी उसे छोड़ नहीं रहा था। वो उसे उठाकर लिफ्ट कर लेता है और उसके पैरों को अपनी कमर में लपेट लेता है। फिर उसे वही कॉन्फ्रेंस रूम की उस लंबी सी टेबल के ऊपर बैठाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। वो उसके होठों पर किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन देवांशी उसे किस नहीं करने दे रही थी। वो लगातार उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी की पकड़ देवांशी के हाथों पर बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। वो उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर कर देता है और उसके ब्लेजर को खिसकाकर उसके कंधों पर, उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वो अपना एक हाथ देवांशी के पैरों पर चल रहा था। वो उसे गंदे तरीके से टच करने लगता है। वो अपने हाथ को ऊपर की तरफ ले जाने लगता है और उसके सेंसिटिव एरिया में अपने हाथ को रख देता है, जिससे देवांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो खुद को छुड़ाने की और ज्यादा कोशिश करने लगती है, क्योंकि उसे इस आदमी के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। वो खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी। वो अपने पैर को उठाकर उस आदमी के पेट पर मारने को होती है, लेकिन वो आदमी उसके पैर को पकड़कर उसके पैरों को दूर कर देता है। वो खुद उसके पैरों के बीच में अपना एक पैर रखकर खड़ा हो जाता है और देवांशी के होठों के करीब बढ़ने लगता है। देवांशी अपने चेहरे को इधर उधर घुमा रही थी और उसे किस करने नहीं दे रही थी। वो आदमी देवांशी के गालों को कस के पकड़ लेता है और उसे जैसे ही किस करने को होता है, तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो जल्दी से देवांशी को छोड़ देता है और खुद कपड़ों को ठीक करने लगता है। देवांशी को भी उस टेबल से नीचे उतारकर उसके ब्लेजर को ठीक करते हुए उसे कड़क आवाज में बोलता है, अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई या फिर अपने बॉस को बताई, तो मैंने ये जो वीडियो बनाया है, ये पूरी तरीके से वायरल कर दूंगा और तुम्हारी इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ा दूंगा। देवांशी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बालों को ठीक करके और अपने कपड़ों को अच्छे से ठीक करके वहां से जाने लगती है। तभी कॉन्फ्रेंस रूम को दरवाजा खुलता है और नील अंदर आता है। नील को अंदर आता देखकर देवांशी तुरंत कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल जाती है और सीधा अपने केबिन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसके केबिन में नॉक होता है। देवांशी खुद को ठीक करके केबिन का दरवाजा खोलती है, जहां शौर्य खड़ा था। शौर्य उसे कुछ पेपर देते हुए बोलता है, इसे जल्दी से प्रिंट करके हमारे केबिन में लेकर आओ। देवांशी अपने कांपते हुए हाथों से उन पेपर को लेने लगती है। शौर्य की नजर देवांशी के हाथों पर पड़ती है। शौर्य अब अपनी नजर उठाकर देवांशी को देखता है, जिसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। शौर्य केबिन के अंदर आ जाता है और देवांशी को देखते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक हो ना? देवांशी कुछ भी नहीं बोलती। उसके हाथ में उसका फोन था, जिसमें शायद कोई वीडियो चल रही थी। देवांशी के हाथ अभी भी कांप रहे थे। शौर्य उसके हाथ से उसका फोन ले लेता है और उसमें चल रही वीडियो को देखने लगता है, जिसे देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। उस वीडियो में वो आदमी देवांशी के साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये उसी चीज का वीडियो था, मगर उस वीडियो को थोड़ा सा मॉप करके कुछ और ही दिखाया जा रहा था। ऐसे लग रहा था कि वो आदमी और देवांशी एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं था। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ देवांशी का ही चेहरा दिख रहा था। शौर्य उस वीडियो को गौर से देखता है। उस वीडियो को देखकर उसे समझ में आ जाता है कि देवांशी के साथ कोई आदमी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। शौर्य की पकड़ उस फोन पर कस जाती है। वो फोन वही टेबल पर फेंककर गुस्से में उस केबिन से बाहर निकल जाता है। शौर्य को इतने गुस्से में देखकर देवांशी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। शौर्य गुस्से में एक लात कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पर मारता है और वो कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा एक झटके में खुल जाता है। उस रूम में सिर्फ वही फॉरेनर ही था। सारे क्लाइंट्स शौर्य से बात करके वहां से जा चुके थे। बस शौर्य को उस फॉरेनर से ही बात करनी थी, लेकिन उस फॉरेनर की हरकत देखकर शौर्य का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था। वो गुस्से में उस फॉरेनर का कॉलर पकड़ लेता है और लगातार उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर देता है। उस फॉरेनर की नाक से खून निकलने लगता है, लेकिन शौर्य नहीं रुकता। वो लगातार उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात किए जा रहा था। फिर देवांशी को बिना देखे गुस्से में पूछता है, कौन सा हाथ था? देवांशी, जो शौर्य को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, वो हकलाते हुए बोलती है, राइट हैंड। और शौर्य उस आदमी का राइट हैंड पकड़कर मोड़ देता है।
उसकी हड्डी में एक मुक्का मारता है जिससे उस आदमी का वो हाथ टूट जाता है। वो गुस्से में उस आदमी के हाथों को कस के पकड़ते हुए बोलता है, इन्हीं हाथों से छुआ था ना हमारी वाइफ को, वाइफ है वो हमारी। इतना बोलकर वो दोबारा उसको मारने लगता है। वो उसके पेट में मुक्कों की बरसात कर देता है, तो कभी उसके चेहरे पर तो कभी उसकी लातों पर। वो वही कॉन्फ्रेंस रूम में रखी एक चेयर को उठाकर उस आदमी के सर पर मार देता है। उस आदमी के सर से खून बहने लगता है। देवांशी शौर्य का ये गुस्सा देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन शौर्य का उसके लिए इस तरीके से स्टैंड लेना उसे अच्छा लग रहा था। वो खुद से ही बोलती है, क्या ये हमसे प्यार करने लगे हैं? तभी उसके कानों में शौर्य की कड़क आवाज पड़ती है, प्यार नहीं, नफरत हो तुम हमारी, और तुम्हें छूने, देखने और तुम्हारे होठों का चूमने का सिर्फ हमारा है और किसी का नहीं। तुम्हें देख भी हम सकते हैं और छू भी हम सकते हैं, हमारे अलावा कोई तुम्हें देखे, ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। फिर उस आदमी की गर्दन को पकड़कर उसके चेहरे के करीब अपने चेहरे को लाकर बोलता है, इन्हीं आंखों से देखा था ना तूने हमारी वाइफ को। वो उसकी आंखों को देखते हुए बोलता है, अब तू आंखों से देखने लायक नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो उसकी दोनों आंखों में बारी बारी से मुक्कों की बरसात कर देता है, जिससे उस आदमी की एक जोरदार चीख निकल जाती है, जो उस पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज रही थी। वो आदमी लगातार चीख चिल्ला रहा था, लेकिन शौर्य को उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। शौर्य इतना गुस्से में था कि उसे ये भी नहीं दिख रहा था कि वह देवांशी के सामने उस आदमी को कितनी बेरहमी से मार रहा है, और देवांशी उसका ये रूप देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। शौर्य अपनी जेब से पेन निकालकर उस आदमी की आंखों में मारने लगता है। उस आदमी की आंखों में अब छोटे छोटे से छेद हो गए थे, लेकिन शौर्य को इससे भी सुकून नहीं मिलता, तो वो उस पेन को उसे आदमी के पूरे शरीर में मारने लगता है। उसे आदमी की चीखें उस पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज रही थी। वो आदमी दर्द से तड़प रहा था और दिखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। शौर्य धीरे धीरे करके उसके पूरे बदन में पेन से छेद कर देता है। अब वो अपनी पॉकेट से एक छोटा सा चाकू निकालता है और सीधा उस आदमी के में पार्ट में मार देता है, जिससे एक चीख उस आदमी की उस पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में आखिरी बार निकली थी। अब वो आदमी पूरी तरीके से अधमरा हो गया था और शायद मर ही गया था। अगर मरा नहीं था तो वो जिंदा रहने की हालत में भी नहीं था। अगर उसे अस्पताल लेकर जाते तो वो बच नहीं पाता और मर जाता। देवांशी उस कॉन्फ्रेंस रूम की दीवार से सटकर जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी आंसू लगातार बहे जा रहे थे। उसे अब शौर्य से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके आंसू तो बह रहे थे, लेकिन उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके गले में आवाज ही नहीं है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने खुद को खुद में पूरी तरीके से समेटा हुआ था। शौर्य गुस्से में देवांशी की तरफ देखता है, जो उसे इतने गुस्से में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। शौर्य अपने कदम देवांशी की तरफ बढ़ा देता है और जैसे ही उसे छूता है, वो वही उसकी बाहों में झूल जाती है। अगली सुबह ठाकुर हवेली, सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वही अर्चना प्यार से तारा का फेवरेट नाश्ता उसे अपने हाथों से खिला रही थी। वही रेदांश घूर घूर कर अर्चना को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी बीवी किसी को ऐसे अपने हाथों से खिलाए, लेकिन वो इस वक्त कुछ कर भी नहीं सकता था। अर्चना प्यार से तारा को नाश्ता करा रही थी। तारा शांति से सबके साथ बैठी हुई थी। वो धीरे से अर्चना को देखते हुए बोलती है, दीदी हमें यूनिवर्सिटी जाना है। अर्चना उसकी बात सुनकर ना बोलते हुए बोलती है, नहीं, आप यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपको रेस्ट की जरूरत है। आप बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगी। तारा अर्चना को समझाते हुए बोलती है, दीदी हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ भी नहीं हुआ है और अगले हफ्ते से यूनिवर्सिटी में टेस्ट है, तो हमें उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, प्लीज जाने दीजिए। अर्चना उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं, आप नहीं जाएंगी, आप यही घर पर ही रहेंगी और हमसे जिद मत करिए। तारा अर्चना के हाथ को पकड़कर अपना पप्पी फेस बनाकर उसे देखते हुए बोलती है, दीदी प्लीज जाने दीजिए ना, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ है, और प्रोफेसर भी तो रहेंगे ना हमारे साथ, वो भी तो यूनिवर्सिटी में रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं होगा। देव अर्चना से बोलता है, हाँ भाभी, हम भी तो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आपकी बहन को कुछ भी नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। देव की बात सुनकर अर्चना तारा को यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन दे देती है। वो तारा को देखते हुए बोलती है, अगर देव नहीं बोलते तो हम आपको बिल्कुल भी जाने की परमिशन नहीं देते। देव जा रहे हैं आपके साथ और वो यूनिवर्सिटी में आपका ख्याल रखेंगे।
इसीलिए हम आपको जाने की परमिशन दे रहे हैं। पर हाँ, आप इधर उधर नहीं घूमेंगी, अपने दोस्तों के साथ बस पढ़ाई करेगी और शांति से बैठी रहेगी, और जरा सी भी तबीयत खराब हो तो आप देव से जाकर बताए, समझी? तारा अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। अर्चना उसे देखते हुए बोलती है, ठीक है, आप यहीं बैठिए, हम आपका बैग लेकर आते हैं। तारा शांति से वहीं बैठी रहती है और अर्चना उसके रूम की तरफ उसका बैग लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो नीचे आती है और अर्चना को उसका बैग देते हुए बोलती है, ये लीजिए अपना बैग, और हमने आपके बैग से बहुत सारी जंक फूड्स, आपके चिप्स सब कुछ निकाल दिए हैं और इसमें ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो आप ये ड्राई फ्रूट खाएगा और यूनिवर्सिटी की कैंटीन का बिल्कुल खाना मत खाएगा। तारा इसमें भी अपनी गर्दन हिला देती है। देव ने अपना नाश्ता कर लिया था। वो अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ चला जाता है। तारा भी अर्चना को गले लगाकर बाय बोलकर वहां से चली जाती है और देव के बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के टेरेस पर एक लड़की खड़ी हुई थी। उसने व्हाइट कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ रखा था। वो बस एक तक यूनिवर्सिटी के बाहर देख रही थी। हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, जिससे उसके बाल उड़ रहे थे और उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। उसके बाल बार बार उसके गालों पर आकर उसे परेशान कर रहे थे। वो बार बार अपने बालों को कान के पीछे कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके बाल उन हवाओं की वजह से बार बार उसके ऊपर आ रहे थे। वो अब अपने बालों को ऐसे ही छोड़ देती है। बार बार उसकी जुल्फें उसके गालों से टकराती और पीछे चली जाती। उसे अब इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस एक तक यूनिवर्सिटी के बाहर देख रही थी। तभी उसके कंधे में कोई हाथ रख देता है। वो लड़की एकदम से पीछे मुड़कर सामने देखती है, जहां आर्यन खड़ा हुआ था। आर्यन उस लड़की को देखते हुए बोलता है, तारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने आज एक भी क्लासेस नहीं ली, सारी की सारी क्लासेस मिस कर दी, क्यों? बताओ क्या हुआ है? तारा अपनी खाली हरी आंखों से उसे देखते हुए बोलती है, मेघा कहाँ है और रिपोर्ट्स आ गई? आर्यन उसे देखते हुए बोलता है, मेघा रिपोर्ट लेकर ही आ रही है। तारा बस हाँ में जवाब दे देती है। आर्यन उसे देखते हुए बोलता है, तारा, तुम ठीक हो ना? तुम मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तारा उससे कुछ भी नहीं बोलती। आर्यन उसके कंधों से पकड़कर उसे अपने सामने देखने पर मजबूर करते हुए बोलता है, तारा, मेरे सामने देखो, दोस्त है हम 3 महीने से, और इतना तो मैं तुम्हें पहचान ही गया हूँ। इन 3 महीनों में तुम हमेशा खुश रहने वाली लड़की हो और सबको खुश रखती हो, लेकिन अचानक आज ऐसे उदास, तुम्हारी आंखें बिल्कुल खाली हैं। बताओ मुझे, क्या हुआ है? कुछ हुआ है ना तुम्हारे साथ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है तुम्हारे अंदर? तारा आर्यन की बात सुनकर बस रोना चालू कर देती है। वो लगातार रोए जा रही थी। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वो बस रो रही थी और तारा को ऐसे रोते देखकर वो उसे अपने गले लगा लेता है। अचानक बादल गरजने लगते हैं। बादल के गरजने की आवाज सुनकर तारा की पकड़ आर्यन के ऊपर कस जाती है। वो कसके आर्यन को पकड़ लेती है। अचानक बारिश होने लगती है, लेकिन बारिश तेज नहीं हो रही थी। वो धीमे धीमे हो रही थी। बारिश की गिरती बूंदें उन दोनों के ऊपर गिर रही थी। दोनों अभी भी वैसे एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। तारा अभी भी लगातार रोए जा रही थी। वही आर्यन उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तारा शांत नहीं हो रही थी। वो बस लगातार रोए जा रही थी। वही बारिश की बूंदें उन दोनों के ऊपर पड़ रही थी। तारा ने सफेद कलर का सूट पहना हुआ था। बारिश की बूंदें उस पर पड़ने से उसका बदन हल्का हल्का सा दिख रहा था, लेकिन तारा को अभी इस चीज का होश ही नहीं था। वो बस आर्यन के गले लग रो रही थी। आर्यन उसे शांत करते हुए बोलता है, तारा, बताओ हुआ क्या है? तुम्हारा रोना मुझे डरा रहा है। बताओ वो क्या है? तारा वैसे ही रोते हुए बोलती है, आर्यन, सब बर्बाद हो गया, मेरा करियर, मेरे सपने, सब बर्बाद हो गए, सब कुछ तबाह हो गया। आर्यन को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। वो उससे बोलता है, तारा, क्यों बर्बाद हो गए? क्या तबाह हो गया? तुम सही से बताओ। तारा वैसे ही रोते हुए बोलती है, आर्यन, मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ मैं। तारा की बात सुनकर आर्यन को एक झटका लगता है। वो शौक रह जाता है। वो शौक होते हुए बोलता है, ये क्या कह रही हो तुम? तारा वैसे ही रोते हुए बोलती है, हम सच बोल रहे हैं, हमें भी कल पता चला। वही देव जो तारा को लेने आया था, वो उसे ऐसे आर्यन के गले लगे देखकर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। उसके हाथों की मुट्ठियां बन जाती हैं और उसकी नसें उभर आती है।
उसकी आंखें गुस्से से पूरी लाल हो गई थी। वो गुस्से से उन दोनों को घूरे जा रहा था। वो अपने हाथ में एक बड़ी सी चॉकलेट लिए हुआ था, जिस पर उसकी पकड़ कसती ही जा रही थी। वो चॉकलेट उसकी पकड़ में बिल्कुल सिकुड़ गई थी। आर्यन तारा को संभालते हुए बोलता है, तारा, ये तुम क्या बोल रही हो? ये कब और कैसे हुआ और तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तारा वैसे ही रोते हुए बोलती है, हमें भी कल ही पता चला, जब हम 1 महीने पहले तुम्हारे और मेघा के साथ क्लब गए थे, तब वहां पर। वो आर्यन को क्लब की सारी बात बता देती है। तारा रोते हुए बोलती है, हमें उस आदमी को ढूंढना है। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। उसकी वजह से हमारा करियर, हमारा सब कुछ, हमारे सपने, सब बर्बाद हो गए। आर्यन उससे पूछता है, तुम उस आदमी को क्यों ढूंढना चाहती हो, जिसने तुम्हारे साथ ये सब किया है? तारा उससे दूर होकर उसे देखते हुए बोलती है, हम उससे पूछना चाहते हैं, आखिर हमारी क्या गलती थी, हमने क्या बिगड़ा था उसका, जो उसने हमारे साथ ये सब किया। हमारी जिंदगी पूरी तरीके से उसने बर्बाद करके रख दी। वो अभी भी रोए जा रही थी। बारिश की बूंदों में उसके आंसू नहीं दिख रहे थे। वो बारिश की बूंदों में धुल गए थे। अब बारिश हल्की तेज होने लगी थी। आर्यन उसे ले जाते हुए बोलता है, नीचे चलो, बारिश तेज हो रही है। तारा उसे कुछ नहीं बोलती, बस उसके साथ जाने लगती है। तारा की वाइट कुर्ती हल्की हल्की उसके बदन से चिपक गई थी। आर्यन ने अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की शर्ट डाली हुई थी, जिससे वो तारा के ऊपर डाल देता है, जिससे तारा का बदन ना दिखे। तारा आर्यन के साथ टेरेस से नीचे आ जाती हैं। तभी उसे अपनी फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है। वो उस नोटिफिकेशन को देखकर आर्यन से बोलती है, तुम क्लास में जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। आर्यन उसे रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, बताओ कहाँ जा रही हो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तारा उसे देखते हुए बोलती है, नहीं, हम आ जाएंगे, तुम क्लास में जाओ। हमने कहा ना, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। आर्यन उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता। वो वहां से क्लास की तरफ चला जाता है और तारा दूसरी तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक केबिन के बाहर खड़ी थी। उसके गेट पर वो नॉक करती है। तभी उसे किसी की कड़क आवाज सुनाई देती है। इतनी कड़क आवाज सुनकर वो अंदर तक डर जाती है। फिर उस रूम के केबिन के दरवाजे को खोलकर धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। अंदर देव डेस्क के ऊपर बैठा हुआ था और उसने अपना एक पैर चेयर पर रखा हुआ था। वो तारा को अपनी गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। तारा उसकी गुस्से भरी नजरें खुद पर महसूस करके डर से अंदर तक कांप रही थी। वो देव के सामने आकर खड़ी हो जाती है। देव एक झटके में उस टेबल से उतर जाता है और तारा के पास आकर उसे कस के पकड़कर उसे पर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के गले लगने की? समझती क्या हो खुद को? जब हमने एक बार बोल दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और के गले लगने की और किसी और को इस बच्चे के बारे में बताने की? हमने बोला ना, हम तुमसे शादी कर रहे हैं, फिर क्यों जानना है? उसने तारा को कस के पकड़ा हुआ था, जिससे तारा को दर्द हो रहा था। वो रोते हुए बोलती है, प्रोफेसर, हमें दर्द हो रहा है, छोड़िए। आहे। देव को गुस्से में पता ही नहीं चला था कि वह तारा को दर्द दे रहा है। वो जल्दी से तारा को छोड़ देता है। उसकी नजर तारा के ऊपर जाती है, जिसमें उसने आर्यन की दी हुई शर्ट को डाला हुआ था। देव एक झटके में उस शर्ट को उससे छीनकर अलग कर देता है। तारा देव को देखती रहती है। देव गुस्से से तारा को घूरते हुए बोलता है, हमने तुमसे बोला था ना, उस आर्यन से दूर रहना, फिर क्यों उसके पास गई? क्यों तुमने उसे गले लगाया? हमारी एक बार की बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। वो गुस्से में टेबल का सारा सामान इधर से उधर फेंक रहा था। वो अब तारा पर गुस्सा नहीं कर सकता था, क्योंकि तारा के अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी। देव एक बार फिर गुस्से में बोलता है, हमने बोला ना हम तुमसे शादी करेंगे। तारा देव के इतना गुस्सा करने से और सामान इधर उधर फेंकने से बहुत ज्यादा डर गई थी। वो डरते हुए धीरे से बोलती है, पर हम आपसे शादी नहीं करना चाहते हैं। देव गुस्से में उसे घूरते हुए बोलता है, क्यों क्यों हमसे शादी नहीं करना चाहती हो? तारा धीमी आवाज में बोलती है, क्योंकि हमारे टमी में किसी और का बच्चा है, किसी और का बेबी है हमारे टमी में, जो पल रहा है। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुम्हारे इस बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? देव उसे गुस्से में बोलता है। तारा धीमी आवाज में बोलती है, दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है प्रोफेसर, हम अभी आपसे शादी नहीं कर सकते, अभी क्या हम बाद में भी आपसे शादी नहीं कर सकते। हम उस आदमी को ढूंढना चाहते हैं, जिसने हमारे साथ ये सब किया है। स्टॉप एफर्ट कंग दिस नॉनसेंस।
और क्यों ढूंढना चाहती हो उस आदमी को, एक बार फिर गुस्से में देव उससे बोलता है। तारा इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती, वो बस शांति से खड़ी रहती है। देव गुस्से में तारा से बोलता है, तुम हमारे वजूद का एक हिस्सा हो और हम तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमारे जीने की वजह बन गई हो। तारा इस बार हल्के गुस्से में बोलती है, नहीं है हम आपके वजूद का कोई भी हिस्सा, नहीं बनना हमें किसी के भी वजूद का हिस्सा। देव बोलता है, ठीक है तो फिर बताओ, क्यों ढूंढना चाहती हो तुम उस आदमी को। देव तारा को कोई जवाब ना देता देखकर बोलता है, ठीक है, फाइन, नहीं करना चाहती ना तुम हमसे शादी, लेकिन हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और इस बच्चे को अपना नाम देना चाहते हैं। जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगी, हम तुमसे जबरदस्ती नहीं करेंगे। फिर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी बाहें तारा की कमर पर लपेट लेता है और अपने चेहरे को तारा के पेट के पास ले जाकर उस पर अपने होंठ रख देता है। वो उसकी टमी पर एक छोटी सी किस करते हुए बोलता है, क्यूटू, आप हमें बनाओगे ना अपने डैडी, बनाओगे ना डैडी, आप मानोगे ना अपने डैडी को, आपके डैडी बनना चाहते हैं, आप बनाओगे ना। देव तारा से थोड़ा दूर खड़ा होता है और एक बार गुस्से में फिर टेबल का बचा हुआ सारा सामान उठाकर फेंक देता है। फिर गुस्से में उसके केबिन से बाहर निकल जाता है। तारा वही रखी चेयर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। वो रोते हुए खुद से ही बोलती हैं, आप नहीं समझ रहे प्रोफेसर, हम किसी को भी खुशियां नहीं दे सकते, नहीं बन सकते हम किसी के भी वजूद का हिस्सा, किसी की खुशियां, हम किसी के जीने की वजह नहीं बन सकते, हम खुद की जीने की वजह नहीं बन सकते, तो हम क्या ही किसी के जीने की वजह बनेंगे। वो एक बार फिर से रोने लगती है। उसने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से ढका हुआ था और लगातार रोए जा रही थी।